तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत कभी ना आयशा। नमस्कार। साहित्य कला एवं संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी से मैं रश्मि सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कवि आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस को समर्पित हमारी यह श्रृंखला है साक्षात्कार, जिसमें हमें आज अवसर मिल रहा है कि हम आपसे आपकी रचनाओं के अलावा आपकी पूरी ये जो जीवन यात्रा है अब तक की, उसके बारे में हम कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और एक आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सके। ये जो श्रृंखला है ये कुछ व्यवधान हुआ है, आज 12 बजे ही यह कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन तकनीकी कुछ समस्या हुई है जिसके कारण अभी सर आपको ये दोबारा जुड़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आज के दिन की बधाई देने से पहले सर मंच की तरफ से और सभी की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि ये आपके लिए एक बड़ा दिन है और बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई। जन्म दिवस की सर आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और साथ ही दुनिया के उन तमाम लोगों की तरफ से जो रचने में, सीखने में, लिखने में भरोसा रखते हैं और सनक और ललक को जिंदा रखते हैं। उन सभी की ओर से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि साक्षात्कार के माध्यम से आपसे जुड़ना था तो मैं कोशिश की आप आपके क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, हम फेसबुक पेज के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो आज से नहीं, बहुत पहले से एक वाक्य पे जहां मैं वो वाक्य मेरे अंदर ही जैसे कहीं आके जज हो गया है कि बचपन हमारी चेतना का वह हिस्सा है जिसे नींद नहीं आती मृत्यु से पहले। मंच आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को उनके बचपन में ले जाना चाहता है और वो चाहता है कि आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत सारे लोगों की तरह मेरा जन्म भी एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ, शिक्षक परिवार में हुआ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। ननिहाल में हुआ। मेरी माँ इकलौती संतान है, मतलब अब तो नहीं रही माँ, 2 वर्ष पहले नहीं रही। तो माँ इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। तो ननिहाल जो था वो भी हमारे लिए घर की तरह था और मैं वहीं पैदा हुआ। और एक तरह से मेरी जो परवरिश है वो नाना नानी के साथ हुई। पिता भी थे वहाँ, माँ भी थी। गांव का परिवेश था। अक्सर लोग यकीन नहीं करते हैं जो लोग मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं कि लगभग 14 वर्ष मैं गांव में रहा हूँ। उसके बाद मैं शहर की ओर आया। तो कई लोगों को जब मैं बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद ये पूरा सच नहीं है, लेकिन ये सही है कि मैं पैदा गांव में हुआ और हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में रहकर मैंने की, अपने पास के कस्बे में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है देवरिया, गोरखपुर के पास। तो देवरिया जिले में एक रुद्रपुर नाम की तहसील है। जब मैं पैदा हुआ तब वो तहसील नहीं थी, तब वो सिर्फ ब्लॉक था। देवरिया जिले की देवरिया तहसील होती थी, लेकिन अब वो तहसील है। रुद्रपुर वहीं सिलहटा एक गांव है जो मेरा ननिहाल का मूल रूप से गांव है, लेकिन मेरे लिए वही मेरा गांव है क्योंकि वहीं मैं पैदा हुआ। वहीं मैंने चलना, बोलना, सोचना, सीखना, जो कुछ भी सीखा सब वहीं सीखा मैंने। और जैसा मैंने कहा कि एक नाना मेरे बहुत अ, उन्नत किस्म के किसान थे कह सकते हैं। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति वो। 1920 के आसपास की पढ़ाई थी उनकी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की और खेती को चुना उन्होंने अपने लिए। किसानी करते थे। मेरे पिता शिक्षक थे और मेरी माँ भी शिक्षिका थी। घर में किताबें भरी हुई थी। महात्मा गांधी समझना तो बहुत बाद में शुरू किया मैंने, लेकिन गांधी जी की किताबें अपने बहुत बचपन में जब एक तरह से ककहरा सीखा, सब कुछ तो गांधी जी की तस्वीरें और उनकी किताबें थी। बाद में जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उनको मैंने उनकी पढ़ाई भी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताबें हमने देखी घर में अपने। उस दौर तक बहुत कम किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हिंदी में थी, लेकिन उनमें से भी कुछ किताबें हमारे पास थी वहां पर। तो ये सब एक पूरा परिवेश था। साहित्य की अच्छी पत्रिकाएं थी हमारे आसपास, हमारे घर में। तो ये सब, इन सब के बीच मेरा बचपन विकसित हुआ। गांव के लोग थे, हर तरह के लोग थे।
गांव के जो मित्र थे, अब भी उनमें से कई मेरे मित्र हैं, आत्मीय हैं। मित्र जब मैं कह रहा हूँ तो आत्मीय हैं। अभी मैं गांव जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। वो जीवन की जो भाग दौड़ है उसमें नहीं आगे निकल पाए, कुछ निकले भी। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ के ही लोग। और बचपन में जो चीज हमने अर्जित की, जो मैंने लिखा है कि बचपन जो उसका हिस्सा है, वो वो इसलिए लिखा था रश्मि की, ये सच्चाई है कि जब हम चेतस हो रहे होते हैं, जब हमारा निर्माण हो रहा होता है, जब हम बन रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें रक्त मज्जा में समा जाती हैं। लोग अक्सर स्वांग भरते हैं कि उन्हें चीजें याद नहीं रही। भूलती नहीं चीज। आपको अपना बनना कैसे भूल सकता है? वो वो दुख कैसे भूल सकता है जो कहीं आपके रास्ते में आया और जिसने आपका विकास रोका? आपको वह सुख कैसे भूल सकता है जो जीवन में पहली बार आपको महसूस हुआ कि ये सुख होता है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में इस तरह शामिल हुई। और चेतना, बल्कि जिसको कहते हैं, ठीक ठीक बचपन में ही उसका निर्माण होता है। बाद में तो हम उसे परिमार्जित करते हैं, बाद में बहुत सारी चीजें हम उसमें जोड़ते और घटाते हैं। इसलिए ही मैंने लिखा कि बचपन जो है चेतना का वह हिस्सा है जिसे नींद नहीं आती मृत्यु से पहले। एक मेरी कविता की, मतलब मेरी कविता की बीच की पंक्तियां हैं ये। दरअसल कविता है जो अपने गांव के लोगों की एक तरह से स्मृति में है वो कविता। तो आप में से कई लोगों ने वो कविता पढ़ी होगी। दिल्ली में एक दिन मतलब भीग जाना भीतर तक, वो कविता का शीर्षक है। तो उस कविता के बीच की ये पंक्ति है। तो बचपन ऐसे ही था। गांव की प्राइमरी पाठशाला में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पास के गांव में मैंने जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक की पढ़ाई की। रुद्रपुर में मैंने 9वीं 10वीं किया। फिर मैं गोरखपुर चला गया, जहाँ मैंने सेंट एंड्रूज कॉलेज, मैंने पहले इंटरमीडिएट किया डीएवी कॉलेज से वहाँ पर। फिर सेंट एंड्रूज कॉलेज से मैंने अपना बीए पूरा किया। और अच्छा विद्यार्थी था, तो उसका नतीजा फिर ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ गया मैं, जेएनयू, जहाँ से मैंने एमए एमफिल पीएचडी की। और फिर नौकरी में आया तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मेरा चयन हुआ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए। तब उत्तर प्रदेश बंटा नहीं था। तो पिथौरागढ़ जिले में धारचूला एक जगह है, अब उत्तराखंड में है वो। तो वहाँ बलुआ कोट एक जगह है, धारचूला के नाम पर डिग्री कॉलेज था, लेकिन वो बलुआ कोट में खुला था करीब 10 किलोमीटर पहले धारचूला से। तो वहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया पढ़ाना। फिर वहाँ से झांसी ट्रांसफर होकर के आया। फिर अवध यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज बगनान में। फिर वहाँ से वापस दिल्ली आया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर हूँ। तो बचपन से लेकर के अब तक की एक संक्षिप्त यात्रा है। लेकिन चेतना के अर्थ में जो मैं कहना चाहता था कि गांधी जी से, बाबा साहब अम्बेडकर से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, इन सब से मुलाकात बचपन में ही हो गई थी। और कहीं ना कहीं आज जो मैं हूँ उसमें इन सब की भूमिका है। इन सब लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है उसमें। सुख और दुख, जिस ताने बाने से हमारी निर्मित हुई है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। मुझे लगता है ये युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हम सब अपने अतीत से बहुत भागते हैं, उसको स्वीकारते नहीं हैं। हम हमें लगता है कि अगर हमने उसको स्वीकार लिया तो आज की ये जो आज का जो दौर चल रहा है हम उसमें फिट नहीं बैठेंगे। आप अभी जो अपनी बात रख रहे थे तो मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा था कि और क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। और एक आपकी कविता है ना, सबसे हसीन सपने, उसमें ये पंक्ति भी है कि ये कैसा आश्चर्य है कि दुनिया के सबसे सुंदर सपने अंधेरे में ही देखे जाते हैं। तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि चेतना की निर्मित में, जीवन के निर्माण में सपनों का क्या महत्व है, और आप अपने बचपन के समय में कैसे सपने देखते थे? देखिए, बिना सपने के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप स्वप्न देखेंगे तभी कोई अगला कदम बढ़ाएंगे। बिना स्वप्न के तो जीवन जो है वो एक दिनचर्या की तरह हो जाता है, बड़ा मशीनीकृत होता है कि आपको सुबह उठना है और दुनिया भर के जो काम सुनिश्चित हैं
चाहे परिवार के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, वो आपको करना है। वो सपने हैं जो आपको दूसरों से अलगाते हैं। जब पहली बार आप स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न आपको विशेष बनाता है, आम से खास बनाता है, क्योंकि वो सपना आप अपने लिए देखते हैं और अपने साथ अपने समाज के लिए और मनुष्यता के लिए देखते हैं। सपने दो तरह के होते हैं। एक नितांत व्यक्तिगत सपने होते हैं जो आप अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये पद मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक होता है कि सपने का भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक सामाजिक स्वरूप होता है, जिसमें आप समाज की उन्नति भी देखते हैं, राष्ट्र की उन्नति, पूरी मनुष्यता के बारे में आप सोचते हैं। तो सपनों की तो बहुत बड़ी भूमिका है। और कवि मैं पैदाइशी हूँ तो कविताएं मैंने बहुत छुटपन में लिखना शुरू कर दिया था। तो सपनों से तो एक तरह से कहिए कि पाला पड़ गया था उसी समय। और बिना सपनों के तो कविता होती नहीं है। वो सपने थे जिन्होंने मुझे आ, यथार्थ का बोध कराया। वो सपने थे जिन्होंने मुझे जो वंचना क्या है इसकी समझ दी, कि वंचना क्या है, शोषण क्या है, बराबरी क्या है। ये सारी चीजें सपनों के नाते संभव हुई। कई लोग सोचते हैं कि सपने वायवीय दुनिया में ले जाते हैं, कल्पना में ले जाते हैं। नहीं, सपने आपको यथार्थ की ओर ही ले आते हैं। और सपनों के माध्यम से ही आप सच यथार्थ को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उसको विश्लेषित कर पाते हैं। तो सपने मुझे बचपन में ही मिल गए थे कि कुछ अलग करना है। और कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए कि अपने पास ही सब कुछ हो। लोगों की खुशियों के बारे में, जो आसपास आपसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जिनसे आप कभी जीवन में मिल नहीं पाएंगे, उनके बारे में सोचने का शऊर जो है वो सब बचपन में मिला, इन्हीं सपनों से मिला। सपने सिर्फ रात में सोते हुए नहीं देखे जाते हैं, बल्कि जो सोते हुए सपने देखे जाते हैं, मैं उन्हें सपना नहीं मानता। सपने तो वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। जब आप समाज को देख रहे होते हैं, जब आप राष्ट्र को और दुनिया को देख रहे होते हैं, उस बीच आपकी आंखों में और आपकी चेतना में जो स्वप्न आता है। चेतस व्यक्ति सिर्फ आंखों में स्वप्न नहीं रखता, वो तो एक मुहावरा है कि आंखों में स्वप्न है। दरअसल जो आपको और दुनिया को बदलने वाले स्वप्न होते हैं, वो चेतना में जगते हैं, वो आपकी सोच में पैदा होते हैं। और जाहिर है कि फिर वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो मेरे जीवन में तो सपनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जहाँ हूँ आज भी सपनों के साथ ही रहता हूँ। और वो कवि क्या जो सपनों का साथ छोड़ दे और उम्मीद का साथ छोड़ दे, उसी से बना रहता है। स्वप्न हमें विशेष बनाते हैं और मैं पैदाइशी कवि हूँ। कविता है अपनों के मन का। मैं कवि नहीं झूठ फरेब का, रुपया पैसा सोने चांदी का। मैं कवि हूँ जीवन के सपनों का, उजास भरी आंखों का। मैं कवि हूँ उन होठों का जिन्हें काट गई है चैती पुरवा। मैं कवि हूँ उन कंधों का जो धस गए हैं बोझ उठाते। मैं कवि हूँ कवि उनका जिनको नहीं मयस्सर नींद रात भर। ये आपकी ही कविता है और इस मंच से मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। और मैंने मुझे लगता है कि जिस साक्षात्कार की जो प्रक्रिया शुरू, औपचारिकता जो होती है कि पहले हम परिचय देते हैं, मैंने जानबूझ के ये साहस किया कि पहले यहां तक बात आ जाए, उसके बाद मैं दर्शकों के सामने परिचय पढ़ूं। वैसे इस मंच से या कहीं से भी आपका परिचय पढ़ना ये एक महज औपचारिकता है। तो 2 मिनट में आपको रोकूंगी। आपका परिचय बहुत मेहनत से मैंने नोट किया है, तो कुछ बातें मैं पढ़ दूं ताकि इस मंच को और ये जो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझ में आ जाए कि कैसे सपने आपने देखे थे और उन सपनों को पूरा करने की ये जो यात्रा है ये किन किन पड़ाव से गुजरी है। हमारे बीच है हिंदी कविता के आलोचना के महत्वपूर्ण नाम प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण आपके प्रमुख कविता संग्रह हैं। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समग्र, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि प्रमुख आपके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
कृति सम्मान, रामचंद्र शुक्ल सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, विजय देवनारायण शाही पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी सम्मान से आप सम्मानित हैं। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के निदेशक की भूमिका में है, हिंदी साहित्य के आचार्य हैं। मंच की औपचारिकता में पूरी करती हूँ, फिर से मैं आती हूँ वहीं जहां से मैंने बात शुरू की थी कि अभी का जो समय है, ग्लैमर है, चारों तरफ चकाचौंध है। ग्लैमर के इस युग में, इस रेस में जहां हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी के नाम मैं भूल रही हूँ लेखक का, जो कहते हैं फील्ड ऑफ बैटल है ये, इसके बीच में आज की पीढ़ी विचारों को कैसे बचाए? देखिए, विचारों को तो बचाना ही पड़ता है। जैसा मैं अभी सपनों के बारे में कह रहा था, विचारों के साथ भी यही है। विचार भी कई तरह के होते हैं। एक विचार ये है कि हमें सिर्फ सब कुछ अपने लिए चाहिए, अपना सुख, अपनी चीजें। एक विचार वह होता है कि ठीक है, हमें तो सुख चाहिए ही चाहिए, लेकिन जरूरी यह है कि पूरे समाज में और चारों तरफ उस सुख की व्यवस्था की जाए, सबके लिए सुख की व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी चीज विचार की जो भूमिका होती है वो ये है कि कैसे इस समाज को ऐसा ऐसा बनाया जाए कि दुख यहाँ से चला जाए, शोषण यहाँ से चला जाए, जो तमाम तरह की तकलीफें हैं वो चली जाएं, गैर बराबरी चली जाए, जो जेंडर को लेकर के तमाम दिक्कतें हैं, गैर बराबरी की और शोषण की, वो कैसे चली जाएं। ये सब विचार के माध्यम से ही संभव है। और जब विचार आएगा तभी आचरण की तरफ आप बढ़ेंगे। तो पहले तो विचारों को परिपक्व करना जरूरी है, उन्हें एक स्वरूप देना जरूरी है, और फिर उसे आचरण में उतारना भी जरूरी है। विचार अगर सिर्फ दिमाग तक रह जाएं, मस्तिष्क तक रह जाएं, तो उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है, वो सिर्फ भाषण देने के काम आते हैं। लेकिन जब वो आचरण में उतरते हैं तो दुनिया बदलती है, और हम भी बदल जाते हैं। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि अच्छे विचारों ने किस तरह हमको बदल दिया। एक दिन हम खुद को पाते हैं कि हम तो कल जो थे आज नहीं रहे वैसे। अच्छे विचार भी बदलते हैं और बुरे विचार भी हमको बदल देते हैं इस तरह से। तो विचारों की बड़ी भूमिका है, इसलिए सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ने की जरूरत है, पॉजिटिव विचारों की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ऐसे विचारों की तरह जो मतभेद और मनभेद जो है वो इसको समझें, इसके अंतर को भी समझें, है ना। मतभेद जो है वो मनभेद नहीं होता है। अक्सर क्या होता है कि आज की दुनिया में अगर वैचारिक आग्रह एक जैसे नहीं है तो मनभेद की स्थिति है, दुश्मनी की स्थिति है, एक दूसरे का चेहरा न देखने की स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतभेद तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। मतभेद अगर नहीं होगा, असहमति नहीं होगी, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो लोकतंत्र का सौंदर्य है असहमति, मतभेद। ये एक परिवार में भी कहाँ सबकी सहमति होती है, बहुत तरह के मतभेद होते हैं। परिवार चलता है क्योंकि वहां प्रेम जो है वो जीव द्रव्य की तरह काम करता है, मुख्य तत्व की तरह काम करता है। तो विचार जो है वह हमारा जीव द्रव्य होना चाहिए, लेकिन उसके आग्रह खतरनाक नहीं होने चाहिए, इस तरह के नहीं होने चाहिए कि हम मतभेद को व्यक्तिगत दुश्मनी का सबब बना लें, उसको उसका कारण बना लें। तो विचार की भूमिका हर पीढ़ी के लिए जरूरी है। वो युवा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, सबको जरूरत है उनकी। और आज की दुनिया में तो बहुत जरूरत है। जब आप देखिए कि एक देश पर बम बरसाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है कि रूस का अपना पक्ष होगा, है, यूक्रेन का अपना पक्ष है, लेकिन ऐसी क्या चीज है कि हम युद्ध से ही उसको हल करेंगे। हम उसको और किसी रास्ते से हल नहीं कर सकते। तो विचार कम से कम हम लोगों को युद्ध और इन तमाम तरह की जो आतंककारी चीजें हैं उनसे बचाने की कोशिश करते हैं, सकारात्मक विचार। और वही खतरनाक विचार हो तो वो नष्ट करने का भी काम करते हैं। ये भी है ना, जो तमाम नष्ट करने वाले लोग हैं, विचार तो उनके भी पास हैं, साम्राज्यवादी विचार है उनके पास। तो हम सबके पास लोकतांत्रिक विचार हैं। ये अंतर है। तो विचारों की तो बड़ी भूमिका है रस्म, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन निर्माण में विचारों की बड़ी भूमिका है।
मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो। और आपके अभी पूरी बातचीत में जो बात आ रही थी कि शायद विचार ही है जो हमें जिंदा रखते हैं, मुझे इकबाल फिर से याद आ रहे हैं, और संकेत भी आपका इसी और होगा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं बिल्कुल हमारी, हमारी विचार की ही वो ताकत है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, अ, हम लोग अपने वहाँ असहमति को महत्व देते रहे हैं। भारतीयता का एक बड़ा गुण रहा है कि हम असहमति को महत्व देते रहे हैं। हमने असहमति को कभी दुश्मनी का कारण नहीं माना। जी रश्मि। जब आप साक्षात्कार की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, होता है कि हम चीजों को खंगालते हैं, इकट्ठा करते हैं। मैंने जो जो भी चीज, जिन जिन भी माध्यमों से चीजें इकट्ठा की, मुझे अपने आप में ऐसे लग रहा था कि इतना कुछ मेरे पास इकट्ठा हो रहा है, 50 मिनट में मैं क्या कुछ पूछ पाऊंगी और क्या बातें रख पाऊंगी। और ये बात कहीं ना कहीं उस संघर्ष की ओर भी संकेत देती है, जिसकी तरफ आपने कहा कि मैं कैसे उस दुख को भूल सकता हूँ, या जीवन की उन सारे रंगों को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे मदन मोहन दानिश का वो शेर याद आ रहा है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। तो जेएनयू आप आए और वहां से यात्रा कैसे शुरू हुई, वहां मुझे नहीं जाना है, जेएनयू आने के पहले के संघर्ष आपके क्या थे? जेएनयू आने से पहले का संघर्ष किस रूप में मैं कहूँ। मैंने कहा कि एक मध्यवर्गीय परिवार था, तो कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं था हमारे सामने। मतलब हम अमीर भी नहीं थे, हम इस तरह के भी नहीं थे कि हम कुछ भी अ, कर लें। पढ़ने लिखने का शौक था, माता पिता ने भी उसी दिशा में हमें बढ़ाया, आगे किया। तो संघर्ष यही था कि कैसे अ, हम ऐसी पढ़ाई अर्जित करें जिससे अपना जीवन भी बदल पाएं, अपने से जुड़े लोगों का भी जीवन बदल पाएं, और इस समाज के लिए भी कुछ कर पाएं। तो सबसे बड़ा संघर्ष तो इस दिशा में सोचना और काम करना ही था। लगभग उन्हीं दिनों मैंने तय किया था कि मुझे अध्यापक बनना है, किसी और नौकरी में नहीं जाना है। और परिस्थितियों ने साथ दिया, समय ने साथ दिया, और मैं अध्यापक बना। तो लंबा वक्त बीत गया, बहुत लंबा वक्त बीत गया। तो संघर्ष उस समय बल्कि अच्छी किताबों के लिए ज्यादा संघर्ष था। आज की तरह गूगल की दुनिया नहीं थी। और उस समय हम लोगों को गोरखपुर में एक सुविधा थी, रेलवे की लाइब्रेरी बहुत संपन्न थी और जिला लाइब्रेरी थी वहां पर। तो नई से नई किताबें मिल जाती थी वहां पर। तो आरंभिक संघर्ष था कैसे किताबें मिले, फिर रेलवे लाइब्रेरी का पता मिला। तो अच्छी किताबें अर्जित करना, उनको पढ़ना, उन पे चर्चा करना, अपने जैसे लोगों की पहचान करना एक बड़ा काम था, जो गोरखपुर जैसे शहर में रहते हुए मैं कर पाया। मुझे अच्छे मित्र मिले वहां पर, मार्गदर्शक मिले अच्छे, जिन्होंने राह दिखाई। और हमेशा एक संघर्ष तो था कि कोई गलत रास्ता ना चुन लूं, क्योंकि जो किशोर वय होती है, जो युवा अवस्था होती है। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, मैं छात्र राजनीति की ओर गोरखपुर में मुड़ा। और सेंट एंड्रूज कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने लगभग तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और पूरी तैयारी हो गई। मेरे मित्र दिनेश रनेत ने लिखा भी है, जो बड़े पत्रकार हैं इन दिनों। उन्होंने लिखा भी है कि लगभग ये तय था कि जितेंद्र श्रीवास्तव चुनाव जीत जाएंगे। अपार लोकप्रियता थी, लेकिन फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ना है। और मैंने तय किया कि नहीं लड़ेंगे। फिर मैं जेएनयू की तरफ आ गया, चला आया। तो एक लोभ आकर्षण तो था ही कि इस तरफ चले जाएं, और जो उस समय की राजनीति थी उधर की तरफ मुड़ जाएं। लेकिन फिर मेरे भीतर की जो प्रतिज्ञा थी कि अध्यापक बनना है, वो मुझे मोड़ लिया। नहीं तो शायद मैं कहीं ठेकेदार होता, कुछ और कर रहा होता। छात्र संघ का अध्यक्ष होने के बाद कुछ इस तरह की चीजें। तो अपने से भी संघर्ष था कि कैसे अपने भीतर की कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित किया जाए, जो आ, मूल जो स्वप्न है उसमें कहीं बाधा बन रही थी, इस छात्र राजनीति की तरफ। और वो छात्र राजनीति उस ढंग की वैचारिक छात्र राजनीति नहीं थी। उस छात्र राजनीति में धन बल भी था, और कह सकते हैं कि जो शक्ति बल होता है, वो कई तरह की चीजें गोरखपुर में वो शामिल थी। उसको मैं वैचारिक राजनीति नहीं कह सकता था। तो इसलिए उससे बचने का भी संघर्ष किया। मेरे कुछ मित्रों ने उसमें मदद की, मेरे परिवार ने मदद की।
और मैं बच पाया। आज बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि मैं उस राह नहीं गया। तो एक बड़ा संघर्ष तो वो भी था। अच्छी फिल्में गोरखपुर में मिली भी और नहीं भी मिली, क्योंकि लोकप्रिय 16 टाकीज थे। जब मैं गोरखपुर में पढ़ता था उसमें 16 टाकीज थे गोरखपुर में। अब तो नहीं है शायद, बहुत सारे गिर गए और दुनिया बदल गई हर जगह। अब बहुत सारे लोग तो टाकीज जाते भी नहीं। तो हम लोग अच्छी फिल्मों की खोज करते थे कि कहाँ लगी है और जाकर देखते थे। लेकिन जो जिसे मतलब क्लासिक सिनेमा कहते हैं उसका अभाव था गोरखपुर में। हम उसको नहीं देख, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आने पर ही संभव हो पाया उस दिशा में जा पाना, देख पाना। समानांतर दौर की कुछ फिल्में जरूर उस दौर में टेलीविजन पे आ जाती थी तो देख लेते थे, या कभी कभी फिल्म मतलब टॉकीज में भी लग जाते थे, कभी कभी सिनेमा हॉल में भी लग जाते थे। तो संघर्ष जो था वो पढ़ने पढ़ाने और किताबों का था, फिल्मों का था, अच्छे मित्रों का था, और जो निहायत व्यक्तिवादी किस्म की महत्वाकांक्षाएं थी उनसे उबरने का भी था। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत हद तक मैं उससे उबर पाया। सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि मुझे क्या पकड़े रहना है और क्या छोड़ना है। गुलजार साहब का एक साक्षात्कार में देख रही थी जिसमें वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब वो मुंबई आए थे तो वर्ली के गराज में बतौर मैकेनिक उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। और वो कहते हैं कि गाड़ियों को बनाते और उसके बीच से जब मुझे समय मिलता था तो मैं गाड़ी के नीचे छिप जाता था और वहां पे गुलजार की नज्मों ये किताबें जो मैं लेके आता था कहीं से उधार उसको पढ़ता था। मेरा सवाल यही है कि आप अपने संघर्ष के दिनों में जब आपका पूरा निर्माण हो रहा था, जब आप जेएनयू में थे, उस दौरान आपने किन किन रचनाकारों को पढ़ा और सही मायने में जिन रचनाकारों ने आपको बेचैन किया वो रचनाकार ये कौन तो कौन से? ये तो गोरखपुर में ही शुरू हो गया था। जेएनयू में तो बस उसका विस्तार हुआ। जैसा मैंने कहा कि रेलवे लाइब्रेरी में था, और गोरखपुर में हमारे कुछ मित्र थे, जैसे दिनेश का नाम लिया मैंने। सुधीर श्रीवास्तव थे, राजशेखर त्रिपाठी थे, वो भी पत्रकार हैं, दिल्ली में हैं। इसके अलावा और भी परिवेश था। प्रोफेसर अनिल राय थे, तब वो लेक्चरर होते थे विश्वविद्यालय में उन दिनों वहां पर। सदानंद शाही थे वहां पर। कई लोग थे। प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव थे, बड़े आलोचक गोरखपुर में। प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी थे वहां पर। बहुत सारे लोग थे। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी थे, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल थे। एक भरा पूरा परिवेश तो था। प्रोफेसर गिरीश रस्तोगी थी वहां पर, जो नाटक अ, अ, बड़ी नाटक मतलब कह सकते हैं कि रंग निर्देशक थी। और उनके नाटक हमने देखे गोरखपुर में जब किया। तो कह सकती हैं आप कि उस दौर में किताबों से परिचय, अच्छी किताबों से तो हाँ होने लगा था। कई, जैसे मुक्तिबोध मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन समानांतर मुझे अज्ञेय भी बहुत पसंद थे। मैं कभी उस दौर में ये बहस, हम उसी दौर में थे जब अज्ञेय और मुक्तिबोध को लोग साथ साथ नहीं पढ़ते और मानते थे। जो अज्ञेय के प्रशंसक थे वो मुक्तिबोध से किनारा करते थे, जो अज्ञेय के प्रशंसक थे मुक्तिबोध के थे वो अज्ञेय से बचते थे। दोनों मतलब ऐसा करते रहते थे। लेकिन मैंने दोनों को पढ़ा और दोनों ने मुझे संपन्न बनाया। जो अज्ञेय के वहां था आ, कुछ मुक्तिबोध के वहां नहीं था। जो कुछ मुक्तिबोध के वहां था वो अज्ञेय के वहां नहीं था। लेकिन दोनों बड़े कवि हैं। जो नहीं था उसके नाते इनमें से कोई छोटा कवि नहीं हुआ। तो इसलिए इन दोनों को देखा। केदारनाथ सिंह मेरे प्रिय कवि हैं, और कई बार मैं कह चुका हूं कि कविता सीखने के लिए तो मैं अज्ञेय, केदारनाथ सिंह और शमशेर बहादुर सिंह के पास ही गया। पीछे तुलसीदास थे, इनके पास गया। लेकिन उसी दौर में रघुवीर सहाय की कविताएं भी मुझे बहुत पसंद रही। आ, बहुत ध्यान से पढ़ा। अनुवाद में जो पाश वगैरह की कविताएं आ रही थी वो सब, युवा दिन थे, युवा मन था, ये सब लोग प्रभावित कर रहे थे। लेकिन जिन कविताओं को मैंने अपने बहुत करीब पाया वो केदारनाथ सिंह की कविताएं, अज्ञेय की कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, नागार्जुन की कुछ कविताएं, त्रिलोचन की कुछ कविताएं, केदारनाथ अग्रवाल की कुछ कविताएं, और मुक्तिबोध का तो नाम मैंने लिया, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सब बहुत करीब। धूमिल की कविताएं, रघुवीर सहाय का भी नाम मैंने, श्रीकांत वर्मा का मगध संग्रह उन दिनों हम लोगों को बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं आकर्षित भी करता था और विकल भी करता था कि एक आदमी
सत्ता में रहते हुए भी सत्ता की आलोचना कर सकता है, ये कवि ही कर सकता है, किसी और में ये साहस नहीं होता। कांग्रेस के महासचिव थे श्रीकांत वर्मा, सांसद थे, और वहां रहते हुए उन्होंने मगध जैसी रचना की कि कौशल में विचारों की कमी है, कौशल अधिक दिनों तक चल नहीं सकता। ये कौन कर पाता है? तो ये सब किताबें उस समय कह सकते हैं कि विकल भी करती थी, जिसे मगध ने बहुत विकल किया। रघुवीर सहाय की रामदास जैसी कविताएं जो कि हमारे समय का और क्रूर यथार्थ बनती जा रही थी। रघुवीर सहाय ने जब रामदास लिखी थी तब यथार्थ इतना विकृत नहीं हुआ था, वो बहुत छोटा सा हिस्सा था। लेकिन हम तो उस दौर में आए जब लोगों को सरेआम काट दिया जाता था, सरेआम गोली मार दी जाती थी। तो रघुवीर सहाय की ऐसी कविताएं, केदारनाथ सिंह की वो कविताएं जो लोक में पगी हुई थी, जो श्रमिक वर्ग के बारे में, गांव के किसानों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, जो पारिवारिक जीवन के बारे में कविताएं थी, वो मुझे लगता था कि आत्मा की सहचर हैं, क्योंकि हमारा विकास उसी तरह हुआ था, हमारा निर्माण उसी तरह हुआ था, जहाँ रिश्तों और पारिवारिकता को बहुत महत्व दिया जाता था। तो इन सब कवियों ने रश्मि प्रभावित किया। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ रघुवीर सहाय की कविता ने प्रभावित किया, या सिर्फ मुक्तिबोध की कविता ने प्रभावित किया, या सिर्फ अज्ञेय ने किया। इन सब ने मुझे बनाया है। आज मैं जो कुछ हूँ उसमें थोड़े अज्ञेय भी हैं, थोड़े मुक्तिबोध भी हैं, थोड़े रघुवीर सहाय भी हैं, थोड़े केदारनाथ सिंह भी हैं, थोड़े शमशेर हैं, थोड़े त्रिलोचन हैं, थोड़े नागार्जुन हैं, सब हैं। विजय देव नारायण शाही की जो कविता है प्रार्थना, जो मैं बार बार उद्धृत करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। वो बहुत प्रिय है। मलेच की कुछ कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। ये सब लोग हैं। बाद में अरुण कमल की कविताएं मुझे प्रिय हैं, राजेश जोशी की कविताएं प्रिय हैं। ये सब लोग हैं। अ, मूल तत्व यही है कि चाहे बहुत आक्रामक रूप में आलोक धनवा की कुछ कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं, चाहे गोरख पांडे की कुछ कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं, और ये सब इसलिए प्रिय हैं कि ये किस विचार और विचारधारा के हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ इतने से है कि ये सब बेहतर मनुष्यता का स्वप्न देखते हैं, एक बेहतर दुनिया बनाने का स्वप्न देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां शोषण न हो, जहां गैर बराबरी न हो, जहां मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। वही जो कभी रामराज में था, जो गांधी जिस रामराज्य की परिकल्पना करते हैं, ये वही है। भाषा बदल जाती है, किसी का आग्रह किसी विचारधारा के प्रति हो सकता है, इसीलिए गांधी मुझे बहुत जरूरी लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके बिना भारत को नहीं समझा जा सकता है। तो इसलिए गांधी जी बार बार मुझे खींचते हैं अपनी ओर, और ये सब लोग कर रहे थे। मनुष्यता का स्वप्न देखने वाले रचनाकारों ने मुझे बनाया है। उसमें पाश भी आते हैं जो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर हमारे जाना। सपनों का आपने मर जाना। आपकी वो मेरी भाषा में लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते कर जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा, आप गोरखपुर में थे और छत पे एक तस्वीर है, उसके पीछे नीम का एक पेड़ है। वो मेरे दृश्य जो गांव का मैंने है देखा, घर। हाँ जी। और एक कविता मैं पहले पढ़ती हूँ। कविता का शीर्षक है उम्मीद। उन दिनों बाबूजी कहते थे, किताबों को उसी तरह बचाकर रखना चाहिए जैसे हम बचाकर रखते हैं अपनी देह। वे भाषा के संस्कार को मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी मानते थे जितनी जरूरी होती है जड़ें किसी वृक्ष के लिए। अब बाबूजी की बातें हैं, बाबूजी नहीं। उनका समय बीत गया, पर बीत कर भी नहीं बीते वे। आज भी वे भागते दौड़ते जीवन की लय मिलाते। जब भी चोटिल होता हूं, थकने लगता हूं, जाने कहां से पहुंचती है खबर उन तक, झटपट आ जाते हैं सिरहाने मेरे। आपकी कविता है बाबूजी को समर्पित है। आज कस्तूरी मन से बाबूजी से आप क्या कहना चाहते आह, अब तो बहुत पहले बाबूजी, बाबूजी तो रहे नहीं। बाबूजी तो जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था उसी समय दिवंगत हो गए थे। लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है कि बाबूजी मुझे लेकर जो सोचते थे, जो सपना देखते थे, कुछ हद तक तो मैं उसको पूरा कर ही पाया हूँ। वो होते तो निश्चित रूप से अच्छा लगता कि उनका बेटा
अपनी कविताओं के लिए जाना जाता है, उनका बेटा अपने कुछ अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, जरूर अच्छा लगता उनको। मुझे लगता है वो हमें सुन भी रहे होंगे और उन्हें सचमुच बहुत अच्छा लग रहा होगा। गुलजार की एक कविता है, उसका एक अंश है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। आज की पीढ़ी किताबों से भाग रही है पढ़ने से। आपने संकेत भी किया कि अभी एक क्लिक पे बहुत कुछ हमारे सामने है, आपके समय में एक संघर्ष था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क करने की? दो चीजें हैं रश्मि। किताबों का स्वरूप बदल जाएगा, ई बुक के रूप में लोग पढ़ेंगे, डिजिटल बुक के रूप में लोग पढ़ेंगे। अब ठीक है कि कागजों पर किताबें शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएं, क्योंकि पेड़ों की भी रक्षा करनी है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये आखिरी सदी तो नहीं होगी, दो चार सदियां तो और होंगी जब कागज पर किताबें छपती रहेंगी, वो कम छपेंगी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर लाइब्रेरियों में और कहीं कहीं मिलें, लोग पढ़ पाएं। लेकिन डिजिटल बुक का दौर है ये। अब इस छोटे से आजकल आपके टैब में हजारों किताबें आ जाती हैं, आप उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। एक सुख तो है कि आप इसमें 50 उपन्यास भर लीजिए, 50 कविता संग्रह भर लीजिए और कहीं भी चले जाइए। उस तरह 50 किताब ले जाना आपके लिए बहुत भारी होगा, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो एक तरह से डिजिटल बुक और ई बुक ने एक तरह की सहूलियत भी हमें दी है कि हम लोग अधिक से अधिक चीजों को, अच्छा घर लोगों के छोटे होते जा रहे हैं, जगहें कम होती जा रही हैं। महानगरों में तो बहुत मुश्किल है कि आप कहाँ किताबों का घर बनाएं, कहाँ अपने लिए जगह बनाएं। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, शायद ये वजह भी है किताबों के कम होने की। लेकिन यह आखिरी सदी तो नहीं होगी किताबों की। कागज पर भी किताबें आती रहेंगी अगली सदियों में भी, लेकिन डिजिटल बुक का दौर बढ़ता जाएगा, ई बुक का दौर बढ़ता जाएगा। किताबें कभी खत्म नहीं होंगी, ये हर्फ जो है हमारे पास हमेशा रहेंगे। अभी रामदरस जी को सम्मान मिला है। उनकी एक कविता गजल है, शायद मुझे बहुत पसंद है। उसकी पंक्ति है कि गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये आप अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण की बात करें। आपने ये भी कहा कि आपको मुक्तिबोध बहुत पसंद है। मुक्तिबोध के यहाँ कला के 3 क्षणों की बात होती है। उस क्षण की बात ज़रूर आप हमसे साझा करें जिसने आपको बिखरने नहीं दिया। ये जानना मेरे लिए भी और मंच के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ 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 हाँ। आ, बहुत से ऐसे अवसर आए जब लगा कि चीजें हाथ से निकल जा रही हैं या बिखर जाऊंगा। तो दो चीजें हुई, वैसे क्षण तो बहुत बार आए। किस किस का जिक्र करूं? हाँ, मतलब जब से किशोर वय से लेकर के अब तक कई बार लगा कि शायद ट्रैक से उतर गया है जीवन, शायद जो जिस पटरी पर जाना चाहिए था उस पटरी पर नहीं रहा। लेकिन उसी क्षण दो चीजें जो बराबर मुझे लगती रही। एक तो ये कि कोई भी समय ठहरा नहीं रहता है, वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, बीत जाता है। और समय का सौंदर्य यही है कि वह बीत जाता है। जो चीजें ठहरी रहती हैं वो सुंदर नहीं होती, उनमें एक तरह की जड़ता आ जाती है। जो नित बदलता रहता है वही सुंदर है। तो इस विश्वास ने कि आज जो है यही स्थायी नहीं है, कल बदल जाएगा, इस विश्वास ने कई बार मुझे अ, बचाया। कई बार अब चयन समितियों का दौर आया, कई बार ऐसा समय भी आया जब लगभग लगा कि ये तो होना ही था, लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन मैंने कभी अपने को इस तरह बिखरने नहीं दिया। परिवार ने भी कई बड़ी भूमिका निभाई, मेरी पत्नी ने, मेरी बेटियों ने। जब ये लोग जीवन में आ गए, उसके पहले माता और पिता ने, भाई ने, मित्रों ने, सबने भूमिका निभाई। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले, बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी मिले, मुझे अब भी मिलते हैं। आप तमाम लोग जो जुड़े, तो इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। तो आ, आ, मतलब
बिखरा नहीं तो सिर्फ इस विश्वास से कि एक दो घटनाएं पूरा जीवन नहीं होती हैं। एक दो सपनों के पूरा न होने का मतलब जीवन की हार नहीं है। वो नीरज की बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं जिसे लोग बार बार दोहराते हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो कई बार लगा कि ठीक है, ये चीज नहीं मिली मुझे, मिल जाती तो अच्छा था, नहीं मिली तो इस विश्वास पर कि इससे बेहतर चीजें और जीवन में आएंगी, उन्होंने बचा लिया मुझको कि और बेहतर चीजें होंगी, और किया। जीवन में मुझे जिन जो चीजें मुझसे छूटी, आने वाले दिनों में उससे बेहतर चीजें मुझे मिली मिली। ये अब तक के जीवन का तो यही सार तत्व है कि जो छूटा आ, उससे कम मिला नहीं मुझे, उससे ज्यादा मिला मुझे। और इस विश्वास ने बचाया कि कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी न हार अंतिम है न जीत अंतिम है। वो फिराक गोरखपुरी की बहुत मशहूर नज्म है, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई है। तो इस विश्वास ने मुझे बराबर बचाया। और एक नहीं, दर्जनों ऐसे अवसर आए जब मैं टूटा। दर्जनों ऐसे अवसर आए जब मैं टूटा, बुरी तरह टूटा। और कई घाव तो अब भी हैं, अभी हैं, मन पर, दिमाग पर, दिल पर। ये कैसे कहूं कि वो घाव नहीं, घाव तो हैं। जैसे बचपन चेतना का हिस्सा है, वो नहीं जाता, वैसे घाव भी नहीं जाते हैं। बस ये है कि उस घाव को हमें कहीं किनारे करना होता है, उसे नासूर बनने से रोकना होता है। वो नासूर बनेगा तो जिसने घाव दिया है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ हमारा जाएगा, हमसे जुड़े लोगों का बिगड़ जाएगा। इसलिए उस घाव को नासूर नहीं बनने देना है। हाँ, लेकिन घाव को भूलना भी नहीं है, वो हमें ऊर्जा देगा बेहतर बनने के लिए। ये सबक भी है। जीवन गति में है, जड़ता में नहीं, और कुछ भी अंतिम नहीं है। कविता संग्रह जब मैं देख रही थी, कविताओं की जो पूरी फहरिस्त इतनी बड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको अपनी कौन सी कविता बहुत पसंद है जो इस मन से आप सुनाना चाहे, कुछ आ, पूरी जो भी आप। आ, देखिए, एक कविता आप सब जानते हैं उसे, सोन चिरई नाम की जो मेरी कविता है शीर्षक, वो कई जगह पाठ्यक्रमों में भी है, और एक तरह से वो मेरी सिग्नेचर पोयम की तरह, मेरी पहचान की तरह मुझसे जुड़ी हुई है। और वो मेरी आवाज में यूट्यूब पर तमाम जगहों पर पड़ी हुई है। बहुत सी कविताएं मुझे प्रिय हैं। गुर्रा नदी एक कविता है मेरी, वो मुझे बहुत प्रिय है। एकदम मेरे आरंभिक कवि जीवन की कविता है। और नदी को लेकर, जो मेरे गांव के किनारे बहती है नदी, उसको लेकर वो कविता है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। कुछ जो मैंने परिवार को लेकर कविताएं लिखी, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसी कविताएं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। कुछ प्रेम कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। कहीं ना कहीं उनमें मेरी आत्मा है, मेरा जीवन है। वो तो कोई एक कविता नहीं है जिसे मैं कह दूं कि यही प्रिय है, और दूसरी कविता प्रिय नहीं। इधर जो सूरज को अंगूठा में कविताएं हैं, पत्नी पूछती है वैसा ही प्रश्न जो कभी पूछा था माँ ने पिता से जैसी कविता है, खेतों का स्वीकार, या सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, या जो नेप सराय जैसी कविता है, या गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी जैसी कविता है। ये बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। अ, तो कोई एक कविता तो नहीं कह सकता कि कौन सी प्रिय है। ये है। आपकी कविता है परवीन भाभी, वो हाँ, मतलब उस कविता को वो भी मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय कविता है मेरी। इस कविता का जिक्र मैंने इसीलिए ही किया है क्योंकि जब मैंने इस कविता को पढ़ा था तो एक मेरे दिमाग में ये आया था कि प्रेरक और मारक दोनों ये कविता है। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा है कि आपकी जो पसंदीदा फिल्में हैं, गाने हैं, जब भी अकादमिक जिम्मेदारियों से थोड़ा बहुत समय जो आपको मिलता है, क्या क्या पसंद है आपको, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत से फिल्में मुझे मतलब पसंद हैं। जैसा मैंने कहा कि गोरखपुर के दिनों में लोकप्रिय अगर सिनेमा की बात करें तो
किन फिल्मों की मुझे कभी कभी बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है कभी कभी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे दीवार भी बहुत पसंद है, अमिताभ की जो दीवार फिल्म है। आनंद फिल्म मुझे बहुत पसंद है जो राजेश खन्ना की है। मुझे वो ऋषिकेश मुखर्जी ने जो फिल्म बनाई, क्या नाम, जो कॉमे मतलब हास्य फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र हैं बा, और शायद बावर्ची। बावर्ची भी, बावर्ची और है क्या? बावर्ची वो जिसमें ये क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, अ, जिसमें धर्मेंद्र हीरो हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, और अमिताभ भी हैं। अभी याद आ जाएगा, मैं बोलते बोलते याद आ जाएगा मुझे उस फिल्म का नाम। ऋषिकेश मुखर्जी ने वो फिल्म बनाई। वो क्या नाम है, शर्मिला टैगोर उसकी हीरोइन है, मतलब अभिनेत्री हैं उसमें मुख्य रूप से। तो मतलब एक दो नहीं, ऐसी पचासों फिल्में हैं जो सूरज का सातवां घोड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म। अगर कला फिल्मों की ओर थोड़ा सा जाएं, समानांतर दौर की तो बहुत सारी फिल्में, समानांतर दौर की तो बहुत सारी फिल्में लगता है कि जैसे मतलब उनमें कहीं ना कहीं अपना आसपास दिखता है, अपना समाज दिखता है, और कोई अतिरिक्त कल्पना नहीं दिखाई देती है। लगता है जैसे हम ही लोगों की कहानी कही गई है, हमारे दोस्तों की कहानी कही गई है। तो बहुत से फिल्में मन के बहुत करीब हैं। राज कपूर की तो लगभग सारी ही फिल्में कह सकती हैं आप, गुरुदत्त की सारी ही फिल्में, गुरुदत्त की लगभग सारी फिल्में मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद है। राज कपूर की सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं बनाई हुई, और उनकी जिसमें अभिनय भी किया उन्होंने। तीसरी कसम तो मतलब मारक फिल्म है, बहुत ही प्रिय है मुझे। मेरा नाम जोकर मुझे बहुत प्रिय है। श्री 420 मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरह की मतलब एकाएक मैं याद करूं तो सरस्वती चंद मुझे बहुत प्रिय है, जो फिल्मों में, पुराने फिल्मों में सरस्वती चंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे एक अलग थी, क्या था नाम उसका, पिया का घर या क्या कुछ इस तरह की फिल्म थी, जया भादुड़ी उसमें होती थी। और बम्बई के जीवन पे थी, बड़ी मतलब जो बहुत छोटे स्लम इलाके में लोग रहते हैं उनके जीवन को लेकर के वो फिल्म थी। बहुत अच्छी लगी थी वो मुझे फिल्म, अलग तरह की थी। कुछ बहुत लोकप्रिय फिल्मों की ओर आएंगे तो राजश्री प्रोडक्शन की भी कुछ फिल्में, हालांकि आंसू बहाऊ होती हैं, लेकिन वो मुझे नदिया के पार जैसी फिल्में, हम लोग किशोर थे जब वो फिल्म आई, तो वो अच्छी लगती थी। गुलजार की फिल्में मुझे पसंद हैं, गुलजार की फिल्में मुझे पसंद हैं, कई कारणों से पसंद हैं। बासु चटर्जी की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं जो उन्होंने बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी का नाम तो मैंने अ, लिया ही यहाँ पर। श्याम बेनेगल की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं जो उन्होंने बनाई हैं। गोविंद निहलानी ने जो फिल्में बनाई हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो और मुझे मतलब एकदम विशुद्ध कलात्मक फिल्में भी बहुत आकर्षित करती हैं, और बिल्कुल मसाला फिल्में भी आकर्षित करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कला तो यहाँ भी है। मैं उसको एक आर्ट फॉर्म के रूप में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मसाला फिल्मों को भी देखना चाहिए। ठीक है कि हम उनसे कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, मुझे दीवार या मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में भी बहुत आकर्षित करती हैं, बांधे रखती हैं। और वहां भी कुछ न कुछ तो है जो निकलता है। उमराव जान अदा पर हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। मुझे बहुत ही अलग तरह की वो फिल्म लगती है, और महत्वपूर्ण मानीखेज फिल्म है जिसको अ, देखा जाना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सी फिल्में जिन पर अब तो कोई बात भी नहीं करता, बहुत सारी फिल्में जो 70 और 80 के दशक की थी उनके तो प्रिंट भी उपलब्ध नहीं रह गए हैं, खराब हो गई हैं फिल्म। तो बहुत सारी चीजें उस दौर में रहीं, अ, रश्मि। और आपने कहा कि गाने, गाने तो मुझे कई कारणों से कई कई गाने, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जो फिल्म है वो मुझे बहुत पसंद है, और उसका उसके दो गीत मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो पल दो पल का शायर हूं मैं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और उसमें ये विश्वास है कि आने वाली नस्लों में मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। यह विश्वास मुझे बहुत साहिर का जो ये नज्म है, साहिर की नज्म है। तो ये उसी में जो दूसरा गीत है, जो मुझे लगता है कि ये अद्भुत प्रेम गीत है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। और बहुत अलग तरह की ये प्रेम कविता है। जो सिनेमाई प्रेम कविता है उसमें थोड़ी विशिष्ट है, थोड़ी अलग है ये।
सरस्वती चंद का मैंने जिक्र किया, एक समय में तो यह गीत, ये वो मोबाइल का दौर नहीं था, एसएमएस का दौर और ईमेल का दौर नहीं था, चिट्ठियों का दौर था। तो फूल तुम्हें भेजा है खत में, एक राष्ट्रीय गीत की तरह बजता था ये चारों तरफ। सबके सब लोग इसे जो है रखे रहते थे, और सचमुच बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा गीत है। और बल्कि उस फिल्म के सारे गीत बहुत अच्छे हैं। सरस्वती चंद के सारे गीत बहुत, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, अ, ये ये जो प्रेम का एक कह सकते हैं कि बहुत उदात्त रूप था, उसको ये गीत और गीतकार पकड़ रहे थे, चाहे वो इंदिवर लिख रहे हों, चाहे ताहिर लिख रहे हों, या कैफी आजमी लिख रहे हों, गुलजार लिख रहे हों, मजरूर सुल्तानपुरी लिख रहे हों, जो लोग भी उस दौर में थे, राजा मेहंदी अली खान लिख रहे हों, दानिसार अख्तर लिख रहे हो, जो लोग उस दौर, शैलेंद्र लिख रहे हो, हसरत जयपुरी लिख रहे हो, ये सब लोग मतलब बहुत अलग ढंग से लिख रहे थे। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, और एक तरह से सिर्फ एक गीत अगर पूछिएगा तो मैं कहूंगा वो रफी का गाया हुआ है, मन रे तू काहे न धीर धरे। वो अद्भुत गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे, और वो सबको सुनना चाहिए, अद्भुत गीत है। और एक गीत है, पता नहीं आप लोगों की पीढ़ी के समय में ये गीत कम बजा होगा। फिल्म तो उस तरह नहीं चली थी, शंकर हुसैन नाम की एक फिल्म आई थी, और ये रफी साहब ने गाया है, और संभवतः साहिर का ही लिखा हुआ है। संभवतः कि कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में कसमस आती। तो अद्भुत गीत है, मतलब एक, मतलब पूरी नज्म है। और जिसे कहते हैं कि एक मतलब युवा अवस्था में, किशोर वय के, जो एक प्रेम होता है, उस प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति, जो कस्बाई जीवन होता है जहाँ, उसकी सच्ची अभिव्यक्ति इस गीत में है, और बहुत बढ़िया गाया है। जिसको कहते हैं कि रफी साहब ने क्या बढ़िया इसको किया है। और एक जो आंखें फिल्म की गजल थी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये बहुत अलग तरह से प्रभावित करती थी ये। उस दिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये गीत भी बहुत अच्छा। एक गीत और बहुत अच्छा लगता था, जो मैंने सुनाई दास्तां अपनी आप क्यों रोए। ये गीत मुझे बहुत अलग तरह सा, एक शैलेंद्र का लिखा गीत, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। और कटी पतंग का कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से तो हमको गुजरना नहीं। और आ, वो एक गीत बहुत बड़ मुझे पसंद था, आज भी पसंद है। उस दौर में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब भी उसका अर्थ मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये भी साहिर का ही लिखा हुआ है। ये वाला चलो एक बार फिर से, ये भी बहुत अच्छा है। और वक्त फिल्म के लगभग सभी गीत मुझे बहुत पसंद हैं। वक्त जो बलराज साहनी के वाली जो फिल्म थी, गाइड के जो गीत हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, मुझे बहुत पसंद है। और एक गीत बहुत अच्छा लगता था पहले, अब भी अच्छा लगता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये एक गीत और है, कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आएगी, अंधेरे घिर रहे होंगे और बिजली कौंध जाएगी। आ, आद, एक गीत और था कि वो आधा है चंद्रमा रात आधी, वो बहुत अच्छा गीत था। और एक बहुत यथार्थवादी किस्म का गीत था, और मुकेश की आवाज में मुझे बहुत पसंद था। अ, जाहिर है कि बनने की उम्र थी कि चांद सी महबूबा हो, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और एक गीत की पंछी बनूं मस्त उड़ूं नील गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ये स्त्री दृष्टि से सोचिएगा तो बिल्कुल नए ढंग का गीत था, सिनेमा में इसका प्रयोग किया गया तो बड़ी बात थी कि स्त्री की जो मुक्ति है, उसको कैसे सिनेमा में लेकर के आए, या ये सब चीजें जो हैं। और एक, शायद आप लोगों ने उसमें इस फिल्म पर भी चर्चा की है, जिसका ये गीत गजल है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो ये भी मुझे, इसके अलावा बहुत से गीत, ये तो तत्काल कुछ स्मृति में चीजें आ गई, तो मैंने
आपसे शेयर की। बहुत से ऐसे गीत हैं जो अब भी अचानक सुनते हुए, आंधी जो फिल्म है उसके गीत मुझे बहुत प्रिय हैं। आंधी जो फिल्म है उसके गीत मुझे बहुत प्रिय हैं। वो अलग, मतलब आपको एक अलग धरातल पर ले जाते हैं। थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए आपके भीतर की जो मनुष्यता है, आपके भीतर की जो भाव विह्वलता है, उसको वो सामने ला देते हैं। हम लोग कई बार अपनी भाव विह्वलता को, अपनी चीजों को दबा कर रखते हैं। उसके तमाम कारण होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बहुत सारी वजहें होती हैं। लेकिन तो बहुत से गीत मुझे बहुत प्रिय रहे। 10 15 20 गीत तो आपको सुनाए ही मैंने, बताए ही मैंने। तो बहुत से गीत मतलब अब भी मन के बहुत करीब हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने बहुत कुछ नोट भी किया है और मैं देख रही हूँ कि मुझे जो समय मिला था, बस कुछ ही समय बचा है। अभी आपने ही कहा कि आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ से जब खुद को पीछे पलट के देखता हूँ, तो मन के कुछ घाव को, बहुत सी बातों को मैं भूल नहीं सकता। अभी मैं जो बात कहने जा रही हूँ, शायद बहुत छोटी बात है, लेकिन आज का ये 1 घंटा मिल जाए और अच्छे से कार्यक्रम हो जाए, इसके पीछे जो-जो चीज़ें हुई हैं, अभी ये आखिरी के 3-4 मिनट मुझे सब कुछ बहुत याद आ रहा है। और अभी जैसे-जैसे सब खत्म हो रहा है, बातें अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रही हैं, तो पता नहीं क्यों मैं बार-बार निराला के यहाँ जाती हूँ, राम की शक्ति पूजा। मैं वो औदात्य मेरा नहीं है, लेकिन मुझे वो बात की होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। अभी जाके मुझे साहस मिला है कि शायद हाँ, चीज़ें ठीक हो गई हैं। आज बहुत अच्छे। हाँ, इस मंच से एक सूत्र वाक्य, बहुत सी बातें मैंने नोट की, लेकिन बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। एक बात जिन्हें हम एक कहते हैं ना कि मंत्र की तरह अपने आस-पास उसको ताबीज़, गुलजार का आपने ज़िक्र किया, ताबीज़ बना के पहनूँ उसे। कोई एक ऐसी बात जो अभी आप युवाओं से कहना चाहते मैं बराबर अपने मित्रों से भी कहता हूँ, अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम कीजिए। ईमानदारी और परिश्रम, यही दो चीजें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। अध्यवसाय उसमें एक और चीज है। तो ईमानदारी, परिश्रम, अध्यवसाय, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है। और धैर्य, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो धैर्य रखिए। आज आपका समय है तो भी धैर्य रखिए, आज आपका समय नहीं है तो भी धैर्य रखिए। जैसा मैंने कहा कि कुछ भी ठहरा नहीं रहता है, न दुख न सुख। तो किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो ये तीनों चीजें कि परिश्रम, ईमानदारी, अध्यवसाय और धैर्य, इनको जीवन का आभूषण हम सबको बना लेना चाहिए। ये जितने देर तक हमारे साथ रहेंगे, कोई भी घाव हमें हरा नहीं पाएगा। तो दुख देगा, वहां से चुभन निकलेगी, लेकिन वो हरा नहीं पाएगा। तो ये हम सबको याद रखना चाहिए। हैं। परिश्रम, ईमानदारी, धैर्य, अगर आपके पास ये पूंजी है तो आपको कुछ भी हरा नहीं सकता। जो कविता मैंने शुरू की थी, उसको मैं फिर से पढ़ूंगी कि मैं कवि हूँ, हाँ मैं कवि हूँ, उन उदास खेतों के दुख का जिनको सींच रहे हैं आंखों के जल। जो सींच रहे हैं आंखों के जल। मैं कवि हूँ उन हाथों का जो पड़े नहीं चुपचाप, जो नहीं काटते गला किसी का, जो बने हैं वोट किसी फटी जेब का। मैं कवि हूँ, जी हाँ मैं कवि हूँ, अपने मन का, अपनों के मन का। और आप कहा कि मैं जन्मजात कवि हूँ, तो सपनों को चरितार्थ कैसे करना है और उसके साथ ही अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी और अपनी मिट्टी की जो खुशबू है वो कैसे अपने साथ रखनी है। बहुत सी बातें आपने कही है। आभार, धन्यवाद। ये सब कुछ तो बहुत ही छोटा शब्द है। मैं क्या कहूँ, हाँ इतना कहूंगी कि मैंने बहुत सारी जो आपकी कविताएं पढ़ी है ना, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि एक होता भी है कि आप जब पढ़ते तो लगता है कि ये बात मेरे लिए ही लिखी गई है या मेरे हिस्से की बात है।
तो दुनिया मनुष्यता की बात आपने की, सभी की ओर से, बेटियों की ओर से, बेटियों को पिता मुबारक और पिता का आसमान होना मुबारक। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, खूब खूब रचे, खूब खूब लिखे और हमें बहुत कुछ दे, इस पीढ़ी को जो आपको सुनना चाहती है, जो आपको जानना चाहती है। और आज यह कार्यक्रम अगर इनके और अपने साथियों का नाम मैं न लूं तो शायद ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मुझसे। पोस्टर में रंग भरे हैं सत्यजीत जी ने, कार्यक्रम का संयोजन किया है विशाल पांडे जी, तानिया लांबा ने। मैं उन सभी के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें भी आभार देती हूँ और साथ ही अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के प्रति आभारी हूँ कि आपने इतनी लगन से सुना। और जाते जाते आज के दिन की बात जहाँ खत्म हो रही है, आज के शाम की बात, ये उम्मीद भी मैं रखती हूँ कि आप फिर से हमसे जुड़ेंगे अन्य कार्यक्रमों में, और साहित्य भी उन पंक्तियों के साथ कि मैं पल्लो पल का शायर हूँ, पल्लो पल मेरी कहानी, पल्लो पल मेरी भक्ति है, पल्लो पल मेरी जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, बहुत शुक्रिया, आप सबका आभार, आप सबका आभार।